हेलो बच्चों, कैसे हैं? आशा है आप लोग बहुत अच्छे हैं और बड़े ध्यान से पढ़ रहे हैं। एग्जामिनेशन का टाइम चल रहा है और इसके पहले वीडियो में हम साल्ट और टाइप्स ऑफ साल्ट के बारे में बताया गया है। तो वीडियो देखे होंगे तो यहाँ भी आप लोग कैच करने में सफल रहेंगे। अब देखिए क्या है हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट। तो हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है जल अपघटन। हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है जल अपघटन। जैसे इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब होता है वैद्युत अपघटन या इलेक्ट्रोलाइट का होता है वैद्युत अपघटय। उसी तरह से हाइड्रोलाइट का होता है जल अपघटय। तो हम जानते हैं कि ये जल है। सबसे पहले जानेंगे कि जल अपघटन क्या होता है, यानी हाइड्रोलिसिस क्या होती है। जब जल जो है, लेकिन यहाँ पे जल क्या होता है इसमें पढ़े होंगे। जब हम प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन करते हैं तो एनोड कैथोड का भी वहाँ यूज करते हैं तो हाइड्रोजन हमें मिलता है। तो वहाँ पर क्या होता है हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर होती है। तब यहाँ पर सिमिलरली वैसे ही है हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट। साल्ट के बारे में जानते हैं। साल्ट क्या होता है, या तो अम्लीय साल्ट होगा या क्षारीय साल्ट होगा। या फिर साल्ट दोनों एसिड और बेस को जब मिक्स करते हैं तो साल्ट और वाटर बनता है, ठीक। तो लेकिन उसी साल्ट को हम जल अपघटन कैसे करते हैं, हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट्स। मतलब ये हुआ वो साल्ट को हम धनायन और ऋणायन में कैसे चेंज करते हैं। तो हमारा परिभाषा है कि जब कोई लवण की धनायन या ऋणायन या दोनों धनायन या ऋणायन तो या दोनों जल से क्रिया करते हैं या जल में विलीन होते हैं तो उस विलयन की पीएच मान में परिवर्तन होता है। पीएच मान में परिवर्तन होता है। जब वो न्यूट्रल में है तो उनकी पीएच वैल्यू कितनी है, 7 है। 7 को हम 0 मानते हैं, ठीक। 7 को अगर 0 नहीं है, 7 को हम न्यूट्रल मानते हैं। 7 है तो क्या होगा, या तो इससे कम होगी या तो इससे ज्यादा होगा। जब कम होगी तो कौन सा विलयन बनेगा, वो अम्लीय विलयन बनेगा। और जब ज्यादा होगा उनकी पीएच तो कौन सी विलयन बनेगी, वो क्षारीय विलयन बनेगी। तो इस तरह से हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट का इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं। दूसरा है हमारा टाइप्स ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट, यानी टाइप्स ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट। तो ये जो क्रियाएं हैं अम्लीय और क्षारीय जो साल्ट हैं जो कन्वर्ट होते हैं, जो जल अपघटन होती है जब साल्ट की, तो कितने प्रकार के होते हैं। यानी किसी साल्ट को हम जब उसको हम जल अपघटित कराते हैं तो वो जो है कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। आइए उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो पहला हमारा वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेसेस। वीक एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग बेसेस ये टाइप के हैं। तो अब वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेसेस में कौन कौन से हैं, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम साइनाइड और सोडियम एसीटेट हैं, ठीक। ये क्या है इसमें वीक एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग बेस। इसकी जो एसिड है वे जो ये साल्ट जब बनाया गया था तो उस टाइम हमारा जो एसिड था वे वीक था और जो साल्ट था वो क्या था, जो बेस था, जो क्षार था वो स्ट्रॉन्ग था। तो उससे जो हमारा साल्ट बना है उस साल्ट को हम क्या बोले हैं, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेसेस। ये साल्ट है, ना कि एसिड है, ना कि बेस है, ये साल्ट है। बना किससे, वीक एसिड्स और स्ट्रॉन्ग बेसेस से। पहला हो गया। दूसरा है स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक बेसेस। एसिड इसमें स्ट्रॉन्ग है और लेकिन बेस हमारा वीक है। तो समझने के लिए एसिड में क्या होते हैं, एसिड में आपका एसिड्स में
हाइड्रोजन होता है, और बेस में क्या होता है, हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड होता है। ठीक, लेकिन यहाँ तो कोई ना कहीं हाइड्रोजन है, ना कहीं हाइड्रोक्साइड है। देखिए यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी, यहाँ हाइड्रोजन है लेकिन हाइड्रोक्साइड नहीं है। इसमें तो कुछ भी नहीं है। यहाँ भी देखिए ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ पे, मतलब कहीं कहीं है, कहीं कहीं नहीं है। तो हम कैसे जानेंगे ये जो है एसिड से बना है और एक ये हाइड्रोक्साइड से बना है। अभी पहले इसको जान ले, फिर इसकी आगे चर्चा करेंगे। फिर उसी तरह से हमारा है वीक एसिड, जब दोनों वीक हो, एसिड्स भी वीक हो और बेस भी हमारा वीक हो। चौथा है हमारा स्ट्रांग एसिड्स एंड स्ट्रांग बेसेस, मतलब दोनों स्ट्रांग हो। तो ये सब जो साल्ट हैं, सोडियम कार्बोनेट, डाई पोटेशियम कार्बोनेट, पोटेशियम साइनाइड, सोडियम एसीटेट, अमोनियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट, आयरन क्लोराइड, अमोनियम कार्बोनेट, अमोनियम एसीटेट, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये आपके साल्ट हैं। जो साल्ट बने हैं या तो दोनों वीक हैं या दोनों स्ट्रांग हैं या एक वीक है एक स्ट्रांग है। ऐसे बने तो चार टाइप से बने हुए हैं। ये हो गया, ये हो गया हमारा टाइप्स ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट। लेकिन हम इसको समझेंगे कैसे, याद कैसे करेंगे, इसको समझना कैसे है और इसको याद कैसे करना है, ये तो हमारा हो गया टाइप। आइए देखते हैं। आप लोगों ने इलेक्ट्रोलाइट के बारे में पढ़ा है, विद्युत अपघटन या इलेक्ट्रोलिसिस, विद्युत अपघटन के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है। तो अब विद्युत अपघटन क्या होती है? अब देखिए, जैसे आप लोगों को पता है कि इलेक्ट्रिक करंट या हीट जब कोई कंडक्टर होता है तो वहाँ फ्लो होती है, या सेमीकंडक्टर होता है तो वहाँ भी फ्लो होती है, और इंसुलेटर में तो फ्लो होता ही नहीं है। तो जो करंट को फ्लो करते हैं वो कौन से पदार्थ हुए? वो जो है पदार्थ विद्युत अपघटन पदार्थ होते हैं, उनको हम विद्युत अपघटन पदार्थ बोलते हैं। ठीक, और यहाँ पर वहाँ भी यही क्रिया होती है, वहाँ भी साल्ट होती है। जब उस साल्ट दूसरा क्या होता है, अब विद्युत अपघटन क्या होता है? जब कोई ऐसा पदार्थ, ध्यान दीजिएगा, जब कोई ऐसा पदार्थ जब वो अपनी अवस्था परिवर्तित करती है, यानी या तो गलित अवस्था या जलीय अवस्था में आती है, तब उसमें विद्युत की प्रवाह होती है। मतलब धनायन और ऋणायन जब बनता है, धनायन और ऋणायन में होती है, तो उसको हम बोलते हैं विद्युत अपघटन पदार्थ। ये होती है, वहाँ चलता है अमोनियम क्लोराइड चलता है, कॉपर सल्फेट चलता है, मतलब एक पॉजिटिव आयन, एक वहाँ भी यही साल्ट ही रहती है। इसको लिख लीजिए। तो ये हो गया हमारा। हाँ, आइए देखते हैं। देखिए, ये लिखने के बाद से हम कैसे पकड़ में आता है कि कौन वीक एसिड है और कौन स्ट्रांग बेस है या कौन। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ देखिए, जब हमारा क्षार यानी बेस स्ट्रांग रहेगा, कैसे स्ट्रांग रहेगा? पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट ग्रुप के जितने एलिमेंट हैं और सेकंड ग्रुप के कैल्शियम मैग्नीशियम, सेकंड ग्रुप के यानी यस ब्लॉक के जो एलिमेंट हैं फर्स्ट ग्रुप के, उनसे जो हाइड्रोक्साइड बनता है, उनसे जो क्षार बनता है, वो क्षार स्ट्रांग होती है। तो देखिए जैसे, और जब 17 ग्रुप के पीरियोडिक टेबल के 17 ग्रुप के जो हेलाइड हैं
उनसे जो एसिड बनेगा जैसे HCl, वो क्या होते हैं, वे स्ट्रांग एसिड होते हैं, उनको हम स्ट्रांग एसिड बोलते हैं। ये क्लियर हो गया। यानी फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट और सेकंड ग्रुप के कैल्शियम मैग्नीशियम से जो हाइड्रोक्साइड बनता है, जो क्षार बनती है, वो क्षार स्ट्रांग क्षार कहती है। तो उस स्ट्रांग क्षार को जब हम वीक एसिड में से क्रिया कराते हैं तो जो हमारा साल्ट बनता है, उस साल्ट को बोलते हैं वीक एसिड्स एंड स्ट्रांग बेसेस। क्लियर। उस साल्ट को जैसे सोडियम कार्बोनेट, सोडियम आपका फर्स्ट ग्रुप का है और ये कार्बोनेट कार्बन 14 ग्रुप का है, ऑक्सीजन 16 ग्रुप का है, मतलब 17 ग्रुप के लेफ्ट साइड का है। इसलिए इसे मान लीजिए ये जो बना है कार्बोनेट हाइड्रो H2CO3 हाइड्रोकार्बोनिक एसिड, तो ये एसिड जो हाइड्रोकार्बोनिक एसिड ये जो बना है ये वीक है, और ये जो बना है सोडियम हाइड्रोक्साइड ये स्ट्रांग है। उसी तरह से ये भी बना है, इसको भी आप लोग समझ गए K2CO3। अब देखिए पोटेशियम साइनाइड, चूंकि ये कार्बन है, कार्बन जहां रहेगा वहां की जो एसिड होगी वो वीक होगी। कार्बन जहां रहेगा वहां की एसिड वीक होगी। क्यों वीक होगी? क्योंकि ये 17 ग्रुप्स के पीछे इसको रखा गया है। ये 14 ग्रुप में है, यानी 15 16 दो ग्रुप के पीछे है, तीसरे नंबर पर है ये। इसलिए मतलब है पीरियडिक टेबल में पढ़े हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी ज़्यादा होती है उसकी एसिडिटी ज़्यादा होती है, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है उसकी एसिडिटी कम होती है, लेकिन बेसिस ज़्यादा होती है, बेसिस ज़्यादा होती है। तो देखिए ये कम रहेगा, दूसरा ज़्यादा रहेगा। तो इस तरह से देखिए वीक एसिड तो कार्बोनेट साइनाइड, ये भी हेलाइड से पहले रखे हैं, नाइट्रोजन कार्बन, और ये देखिए ये जो है ऑक्सीजन और कार्बन है, ये भी जो है हेलाइड से पहले, इसलिए सर वीक एसिड से बने। एसिटिक, इसका मतलब क्या हुआ हमारा, एसिटिक एसिड जो है वे वीक एसिड है, और हाइड्रोकार्बोनिक एसिड भी वीक एसिड है। ये भी तो वीक एसिड हो गए। और जो फर्स्ट ग्रुप से बने हुए हैं, तो फर्स्ट ग्रुप से आपका क्या बना इसमें, तो ये सोडियम फर्स्ट ग्रुप का है, पोटेशियम फर्स्ट ग्रुप का है, ये भी सोडियम फर्स्ट ग्रुप का है। इसलिए ये जो है वीक एसिड एंड स्ट्रांग बेस, ये जो साल्ट बना है वीक एसिड से और स्ट्रांग बेस से। आइए दूसरा एग्जांपल सुनते हैं। स्ट्रांग एसिड्स एंड वीक बेस, जो डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं, डी ब्लॉक के और पी ब्लॉक, जैसे एल्युमिनियम हुआ, उनसे जो हाइड्रोक्साइड बनता है, उनसे जो क्षार बनती है, वो क्षार क्या होते हैं, वो क्षार वीक होते हैं। तो ये डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं, आयरन, कॉपर भी डी ब्लॉक का है, ठीक। और ये जो अमोनियम क्लोराइड है ये सबसे वीक है। जैसे एसिटिक एसिड में सबसे वीक है, उसी तरह से ये अमोनियम क्लोराइड जो है बेस क्या है, स्ट्रांग एसिड। देखिए स्ट्रांग एसिड क्यों आया, ये क्लोरीन है, यहाँ भी क्लोरीन है, यहाँ भी क्लोरीन है। जहां क्लोरीन रहेगा, जैसे HCl कौन सा एसिड है, स्ट्रांग एसिड है। तो ये जो है ये क्लोरीन यहाँ भी है, ये 17 ग्रुप का, ये भी 17 ग्रुप का है, इसलिए ये स्ट्रांग एसिड एंड वीक बेस। और बेस कौन से, बेस जो बनता है उसमें एक मेटल होती है, तो बेस कौन सा हो गया आपका, ये अमोनियम पर पॉजिटिव आयन होता है, अमोनियम पर पॉजिटिव आयन, और कॉपर पर पॉजिटिव आयन, और आयरन पर पॉजिटिव आयन। तो इनसे जो हाइड्रोक्साइड बना, यानी पॉजिटिव आयन वाले से एलिमेंट्स या एटम से जो क्षार बनती है, वो क्षार को जो होती है वो जो क्षार बनती है, और निगेटिव आयन से जो बनती है, जो वो
वो जो है क्या आपका एसिड बनता है। ये हो गया। फिर अब आइए वीक एसिड एंड वीक बेस। अब देखिए वीक एसिड एंड वीक बेस, वीक एसिड और वीक बेस में क्या क्या नहीं रहेगा। जब दोनों वीक हैं, एक 17 ग्रुप का नहीं रहेगा और एक फर्स्ट ग्रुप का नहीं रहेगा, यानी S वाला का एलिमेंट नहीं रहेगा, और जो है 17 ब्लॉक P ब्लॉक में जो 17 ग्रुप है उसका एलिमेंट नहीं। जैसे हो गया अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये देखिए इसमें जो है कोई भी 17 ग्रुप का नहीं है, और अमोनियम एसीटेट ये भी 17 ग्रुप का नहीं है, और न ही तो ये फर्स्ट ग्रुप का है, और ये अमोनियम डाइकार्बोनेट ये भी जो है इसमें जितने एटम है वो जो है फर्स्ट सेकंड और 17 ग्रुप के नहीं है, तो नहीं है, इसलिए क्या हो गए वीक एसिड एंड वीक बेस। फिर आइए स्ट्रांग एसिड एंड स्ट्रांग बेस। स्ट्रांग एसिड का मतलब ये हुआ कि हमारी कंपल्सन ये हो जाती है 17 ग्रुप और फर्स्ट ग्रुप, 17 ग्रुप और फर्स्ट ग्रुप, या कैल्शियम मैग्नीशियम प्लस और इधर है और उधर के ऑक्सीजन। तो देखिए NaCl ये फर्स्ट ग्रुप का है, Cl 17 ग्रुप का है, ये भी फर्स्ट ग्रुप का 17 ग्रुप का। ये नाइट्रोजन ये ऑक्सीजन किस ग्रुप का है, ये ऑक्सीजन जो है 16 ग्रुप का है, और सोडियम फर्स्ट ग्रुप का है, यहाँ भी ऑक्सीजन 16 ग्रुप का है। तो ये तुम्हारा हो गया, इसको बोलते हैं स्ट्रांग एसिड एंड स्ट्रांग बेस। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमें जब ये क्वेश्चन आएगा हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट, वहाँ तो बुक में आपको मिल जाएगा और जगह भी आपको मिल जाएगा, लेकिन हम इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे और कैसे स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग बेस बनता है या वीक एसिड और वीक बेस बनता है, उसकी क्या कंडीशन है और क्या शर्तें हैं, तो ये बहुत कम बुक में आप लोगों को मिलेगा। तब यहाँ क्लियर हो गया। अब आप लोग सीधे आंख मूंद के लिए आप लोगों के पीरियोडिक टेबल याद है, उसके एलिमेंट को याद है कि कौन सी एलिमेंट किस ग्रुप में है, तो हमें इसको हम फाइंड आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वीक एसिड जान लेंगे और स्ट्रांग बेस जान लेंगे। ये हमारा क्लियर हो गया टाइप ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट्स, ये हो गए साइड इसके साल्ट के। अच्छा, फिर जब हम वैद्युत अपघटन में आते हैं तो वहां पे होता है स्ट्रांग वैद्युत अपघटन, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। मतलब स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट कौन है और वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होंगे। तो हमारी जो करंट जो फ्लो होती है वो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट जो होती है, यानी जो स्ट्रांग विद्युत अपघटक पदार्थ होते हैं, वो जो गलित अवस्था या जलीय अवस्था हम आते हैं उसमें होती है, और जो वीक होते हैं उसमें बहुत कम होती है, उसमें बहुत कम होती है, वो इंसुलेटर की तरह काम करते हैं, बहुत कम होती है। जैसे मान लीजिए आपका सेमीकंडक्टर होता है तो उसकी कुछ क्रिया करते हैं तब उसमें करंट फ्लो होता है, तो डायरेक्ट तो कंडक्टर की तरह होती नहीं है। उसी तरह से ये होते हैं हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट्स और स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स। तो बस आज का इतना ही, ये हमारा क्लियर हो गया। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे हाइड्रोलिसिस ऑफ कंस्टेंट साल्ट, इसके बारे में वो पढ़ेंगे तो हमारा साल्ट का पूरा खत्म हो जाएगा। और यहाँ इसमें कोई डाउट होगा, कोई कंफ्यूजन होगी तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। आशा है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई है, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू एवरीवन।